नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नहीं नहीं, दूसरा जजमेंट है। नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये मामला भी बड़ा विचित्र टाइप का है। ये एविडेंस एक्ट और आईपीसी में फंसता है। इसका क्या है, लड़की ने सुसाइड किया है और 304 बी का मुकदमा लगा है। 304 बी ऑफ आईपीसी का मुकदमा लगा। 304 बी दहेज हत्या, डाउरी डेथ। 304 बी के मुकदमे के लिए हम लोगों ने इंग्रेडिएंट पढ़े हैं। 7 वर्ष से कम की शादी का समय होना चाहिए, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए, डिमांड ऑफ डाउरी होनी चाहिए। यही 3 चीजें हमको चाहिए। 7 साल से कम शादी का टाइम हुआ हो, डिमांड ऑफ डाउरी हुई हो, और डिमांड ऑफ डाउरी की वजह से कोर्सिव नेचर अपनाया गया हो, और अननेचुरल डेथ हुई हो। पति ने मारा, भाई ने मारा, घर वालों ने मारा, यह आवश्यक नहीं है। हम 306 वाला जो मुकदमा था उसको भी 304 बी में कन्वर्ट कर सकते थे। 306 में क्या था, सुसाइड। तो हम ये कह रहे थे 7 वर्ष के बाद अगर वो सुसाइड करती है तो 306 में ले जाएंगे, और 7 वर्ष से पहले सुसाइड कर लेती है और 304 बी के इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं तो हम दहेज हत्या लगा देते हैं। अभी इस मामले में शादी के 10 महीने नहीं हुए, लड़की मर गई। देख लो हिंदुस्तान में क्या क्या होता है। 10 वर्ष नहीं हुए, लड़की मर गई। 10 महीने सॉरी, और आत्महत्या करके मर गई। हुआ क्या कि लड़की का विदा होकर गई, वो लौट कर मायके चली गई। मायके में आने के बाद जो स्टोरी बनाई प्रोसिक्यूशन ने, प्रोसिक्यूशन कहता है उसने फोन करके कहा कि मैं हड़का दूंगा, धमका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा और हमको भेज दो। लड़का एक दिन आया और उसने कहा कि अगर आज ना भेजा तो मैं डिवोर्स दे दूंगा इसको, इसलिए आज मेरे साथ इसको भेज दो। और वो प्रोसिक्यूशन स्टोरी बनाता है कि फोन पर कहता था ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, स्कूटर, हवाई जहाज और जो भी उसको चाहिए था, ये नहीं दिया। ये प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी बनाई। लड़की घर चली गई, मतलब ससुराल। लड़की के ससुराल जाने के बाद लड़की ने दूसरे दिन आत्महत्या कर ली। आग से जल गई वो, बर्न इंजरी के साथ वो अस्पताल में एडमिट हुई। अस्पताल में जब एडमिट हुई तो उससे पहले उसका एक डाइंग डिक्लेरेशन मिल गया जो उसने सुसाइड नोट बनाया था। क्या सुसाइड नोट बनाया था जो कि डाइंग डिक्लेरेशन था। अभी लड़की अस्पताल में आ गई। प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी बनाई कि जब लड़की अस्पताल में आई तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, लड़के वालों ने। घर वाले आए तो उसने अपने पिता को फिर से बताया कि मेरे को जलाकर मारने का प्रयास हो रहा था, मेरे को बचा लो। ये लड़की ने स्टेटमेंट दिया, जो पिता ने स्टेटमेंट दिया वो। कोई ये स्टेटमेंट ना पुलिस के सामने रिकॉर्डेड है, ना ही मेडिकल एक्सपर्ट के सामने रिकॉर्डेड है, ना ही अदर पर्सन के सामने रिकॉर्डेड है। ये उसके पिता ने कहा कि मैं जब अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में मेरी लड़की ने मेरे से ये कहा, और मेरे साथ मेरी छोटी लड़की थी, बड़ा लड़का था, ये था, वो था, इससे कहा, उससे कहा, और उसने अपनी सब रिश्तेदारों ने मिलाकर गवाही दे डाली। उसके बाद लड़की मर गई। लड़की मर गई तो बर्न इंजरी थी। पिता ने डाउरी के लिए एफआईआर कर दी कि डाउरी मांग रहा था। बर्न इंजरी थी 7 वर्ष अभी शादी के हुए नहीं थे। होना क्या था, 304 बी लगनी थी। 304 बी लग गई इतने में, और ये प्रूफ हो गया कि उसने डाउरी मांगी थी। तो 498 ए अगर प्रूफ हो गया तो 304 बी लग जानी थी। 304 बी जब लग गई तो एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी का मामला फंस गया। एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी ये कहती है कि अगर किसी लड़की की 304 बी के सर्कमस्टांसेस में मृत्यु होती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जिनके नाम एफआईआर की गई है, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, ससुराल वालों ने उसको मर डाला। अब ये ससुराल वाले प्रूफ करें कि हम नहीं थे, हम शरीफ आदमी थे, वो खुद ही मर गई। ये ससुराल वाले प्रूफ करें, ऐसा 113 बी एविडेंस एक्ट का कहता है।
सुसाइड नोट पर मुकदमा चला ये सुप्रीम कोर्ट तक। उस सुसाइड नोट में उसने लड़की ने लिखा, मैं सुसाइड नोट आपको पढ़ के सुनाता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, मतलब कोर्ट किया। वो सुसाइड नोट में उसने लिखा कि ऑल द डोर्स आर क्लोज फॉर मी, besides this no other way is available to me and I adopted the way which I liked। और उसने कहा nobody shall be responsible for my this activity। क्या उसने कहा, मैं जो आत्महत्या करने जा रही हूं इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और मेरे पास जो मैं करने जा रही हूं इसके अलावा कोई रास्ता और बचा नहीं, और मैं जा रही नहीं। वो तो सब फॉरेंसिक मतलब वेल प्रूव्ड है, ये एविडेंस का पार्ट है ना, एविडेंस का पार्ट है। एविडेंस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, फॉरेंसिक सब नीचे से होकर आया, फाइल चल के आई बाकायदा। अब ये जो उसने कहा nobody shall be responsible for my activity whatever I am going to do, इस बात को लेकर नीचे से ऊपर तक मुकदमा चलाया। लड़के ने कहा कि हमको छोड़ दो, ये लड़की कहेगी। नीचे तो देवर को, सास को और लड़के को नाप दिया ट्रायल कोर्ट ने। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, कोई एविडेंस नहीं है और सिवाय लड़की के घर वालों के स्टेटमेंट के। लड़की के घर वालों का स्टेटमेंट है कि भाई ऐसा 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 इसने मेरे से कहा और ये पैसे मांग रहे थे। इसके अलावा कोई और एविडेंस नहीं है, वो सुसाइड नोट है अपने पास। तो लड़की के घर वालों का स्टेटमेंट वर्सेस सुसाइड नोट पर ही मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई देखो, इसमें लड़के के माँ और भाई का कोई रोल दिखाई नहीं देता, इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट कोई दिखाई नहीं देता। लड़का विदा करवा के ले गया था एक दिन पहले, तो लड़के का तो इसमें हमको रोल लगता है, बाकी इनमें से किसी का कोई रोल हमको नहीं लगता। इसलिए लड़के के भाई और माँ को तो हाईकोर्ट ने छोड़ दिया। अब बचा अकेला लड़का। लड़का चला आया सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा अब नीचे दो छूटे हैं, एक ऊपर भी छूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में लर्न लॉयर ने ये बात कही कि भाई सुसाइड नोट में उसने साफ साफ लिखा है नोबडी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्टिविटी व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डू। मैं मरने जा रही हूं उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन मैं जो करने जा रही हूं उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं है, इसलिए मैं करने जा रही हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही उसने कह दिया हो कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन ये सुसाइड नोट के जो कंटेंट है ना, वो ये बता रहे हैं कि बहुत पीड़ित थी और उसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। और पिता का एविडेंस ये कह रहा है कि ये बुला के ले गई, और ये एविडेंस है कि लड़की घर में गई थी और घर में रह रही थी और वो जबरदस्ती लड़का बुला कर ले गया था, हड़का के धमका के। ये एविडेंस मिल गए कि लड़का जबरदस्ती बुला कर ले गया था अपने घर, अपनी मौत बुलाकर। उसकी तो मौत थी, हालांकि एविडेंसेस पता नहीं क्या हो अंदर के, क्योंकि मामला केवल सुसाइड नोट वर्सेस स्टेटमेंट चल रहा है और कोई एविडेंस अपने पास है नहीं। ये भी हो सकता है कि उसका कहीं लव एंड अफेक्शन हो और उसके चक्कर में वो वहां गई हो, जा ही ना रही हो, और वो ले गया हो तो उसने कहा अब आ गई हूं तो अब जा रही हूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई पिता का स्टेटमेंट है और लड़की के घर वालों के बाकी के स्टेटमेंट है और 304B के इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं और वो कह रही है कि मेरे पास अदर देन दिस नथिंग इज द ऑप्शन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो प्रूव हो गया कि तूने दहेज मांगा था, ये भी प्रूव हो गया कि तू बुलाकर लाया था, ये भी प्रूव हो गया कि तू जबरदस्ती बुलाकर लाया था, इसलिए लड़के को तो हम
छोड़ नहीं सकते, बाकी सब ठीक है। और उन्होंने जब स्टेट ने भी अपील की थी, स्टेट ने अपील लड़के की माँ और भाई के अगेंस्ट में की कि भाई इनको नीचे क्यों छोड़ दिया, इनको भी तो डालो ना लाइफ तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ, इसलिए उनको नहीं टच कर सकते। हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है, लेकिन ये जो सुसाइड नोट है जिसमें उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया और डाइंग डिक्लेरेशन में वो छोड़ रही है, डाइंग डिक्लेरेशन में वो अपने परिवार वालों को छोड़ रही है और कह रही कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं, उसके बावजूद बाकी जो कंटेंट है जिसमें ये कहती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो सफिशिएंट है 304 बी की सजा डालने के लिए और लड़के की